हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग वेव्स चैप्टर में सेकेंड लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसको एचएससी में साउंड नाम है और एनसीईआरटी में वेव्स नाम है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन किया है कि वेव्स होती क्या हैं, वेव्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारे टाइप्स में कॉमन है। कुछ टर्म्स जैसे हमने किए थे, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, राइट, वेवलेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, फिर हमने डबल पीरियोडिसिटी का बात किया, फिर हमने फेज़ का बात किया। ये सारी चीज़ें हमने एक पूरे लेक्चर में डिटेल में कवर की हैं, जो कि पहला लेक्चर है। तो वो देख के आओगे तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम अपने वेव का इक्वेशन निकालने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट करना है हमको इस चैप्टर का या इस वेव्स पार्ट का। ज़्यादा नहीं है, खाली इसका इक्वेशन समझना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो तुम सॉल्व कर पाओगे। बाकी तो इसके बाद से ये जो इक्वेशन कर लेंगे हम, इक्वेशन के बाद से साउंड वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव समझने का ट्राई करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, ध्यान से समझ लो। हमने प्रोग्रेसिव वेव लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेव ऐसा वेव होता है जो मीडियम में आगे मूव करता है, आगे या पीछे, बेसिकली मीडियम में मूव करता है। बस इतना बात समझ के रखो। तो कोई वेव मीडियम में मूविंग होता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये हमको समझना है। हम लोग एक स्पेशल टाइप के वेव का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। हम लोग निकालने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। अब ये थोड़ा टर्म तुम्हारे लिए नया होगा एचएससी वालों, बट ध्यान से समझ लो। हम लोग निकालने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। तो उसके लिए तुमको थोड़ा सिंपल हार्मोनिक वर्ड से फैमिलियर करवा दूं मैं। इस वेव का बात कर रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक वर्ड से तुमको मैं फैमिलियर करवा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में जब हम वेव्स का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने बताया था वेव्स जहाँ मूव करती है या वेव्स जब पार्टिकल के पास पहुँचती है तो वो वेव पार्टिकल को क्या मोशन कराती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव मैं ले लूँ, इसको कौन सा वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये स्टार्ट हुई, सपोज कर लो पॉइंट ए से, जा रही है पॉइंट बी पे, फिर पॉइंट सी पे, फिर पॉइंट डी पे, फिर पॉइंट ई पे एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली ये वेव एक के बाद एक पॉइंट्स पे पहुंच रही है। इसके लिए मैंने एग्जांपल तुमको वेव पूल का दिया था। वेव पूल में पानी एक जगह से वेव बनना स्टार्ट होता है या वेव पूल एक जगह से स्टार्ट होता है और उस वेव पूल में सब लोग होते हैं लाइन से। तो सबसे पहले किसको अफेक्ट होता है? जो सबसे नज़दीक होता है उस वेव के, और फिर वो वेव धीरे 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 सबके पास पहुँचती है और सब लोग उस तरीके का मोशन करते हैं। तो जो मोशन करते हैं उस पर हमको इंटरेस्ट है या उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे देखो ये जो वेव है, ये वेव कैसे प्रोड्यूस हुई है? तो इसके लिए एग्जांपल था, एक रस्सी ले लो, यहाँ से फिक्स करो और इस रस्सी पे ऐसे वेव्स प्रोड्यूस करो। ये क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ज़रा, एक पार्टिकल को पकड़ के मैं ऊपर नीचे मोशन करा रहा हूँ, है ना। ये ऊपर नीचे का जो मोशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है। उसी से हम वेव का पूरा इक्वेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट ए को मैं अगर पकड़ूँ या पार्टिकल ए को अगर मैं पकड़ूँ तो पार्टिकल ए एक्चुअल में कर क्या रहा है? पार्टिकल ए एक्चुअल में ऊपर और नीचे का एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। पार्टिकल ए ऊपर और नीचे का एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, लाइक दिस। और ऊपर ये प्लस ए तक जाता है, नीचे ये प्लस माइनस ए तक जाता है। ये ए क्या है? ये ए अलग चीज़ है, ध्यान रखना। ए मतलब एम्पलीट्यूड, जो मैंने लास्ट टाइम डिफाइन किया था। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। यानी ये मीन पोजीशन है ना, इससे ऊपर कितना जा रहा है और नीचे कितना जा रहा है। और ध्यान से देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो जब भी कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, जैसे ये जो पोजीशन है ये फिक्स्ड है, ये जो पोजीशन है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट ये पार्टिकल आगे पीछे नॉन स्टॉप कर रहा है। इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं इसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इस पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, इसका ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ये ऊपर नीचे फिक्स्ड मोशन कर रहा है या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये हमेशा मेन पोजीशन के ऊपर नीचे नहीं होगा,
आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे पेंडुलम का एग्जाम्पल ले लो, ये पेंडुलम है, ठीक है। अब ये पेंडुलम को तुम यहाँ से डिस्टर्ब करो तो ये पेंडुलम यहाँ आ जाए और फिर इस पर्टिकुलर पोजीशन के आगे पीछे पीछे आगे ये मोशन करे तो इसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बोलते हैं। बोलने का मतलब ये है कि किसी एक पोजीशन के अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करे। टू एंड फ्रो का मतलब होता है उससे दूर जाए, उसके पास आए, फिर उससे दूर जाए, फिर उसके पास आए। टू एंड फ्रो मोशन, अप एंड डाउन मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, जैसे भी बोल लो, जैसे भी तुमको समझ में आता है। टू एंड फ्रो मोशन बोलो, बैक एंड फोर्थ मोशन बोलो, अप एंड डाउन मोशन बोलो। मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे बार बार वो आना चाहता है। जैसे ये पेंडुलम बार बार यहाँ रुकना चाहता है लेकिन इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाता है। देखो ना, जब तुम इसको यहाँ से छोड़ोगे तो ये क्यों इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पहुँचना है। बट यहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि इसके पास तो स्पीड है तो ये रुक नहीं पाता है, तो ये यहाँ चला जाता है, फिर इसको वापस यहाँ जाना है, एंड सो ऑन। ये मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऐसी प्रोग्रेसिव वेव जो पार्टिकल पे पहुँच के उसको ऐसा मोशन कराए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। मतलब जिस मीडियम से सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पास करेगी उसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। अब कनेक्ट हुआ क्या बोला, ध्यान से सुन लो। जिस मीडियम में सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मूव करती है उसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रखो अपने पास। एनसीईआरटी वाले बच्चों को मालूम होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको इसके पहले चैप्टर हो चुका है ऑसिलेशंस, तो वहाँ तुमने डिटेल में पढ़ा है। बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ एचएससी बोर्ड वालों के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो वेव ऐसा मोशन करवाती है पार्टिकल से उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। तो ये वेव जिस जिस पार्टिकल पे पहुंचेगी उसको कौन सा मोशन करवाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रही है वेव, इसका इक्वेशन मेरे को निकालना है कि पार्टिकल कौन से टाइम पे कहाँ पे होगा। ज़रा ध्यान से समझ लो। वेव पूल का एनालॉजी लेके समझेंगे फिर से। वेव पूल का एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी कर देता है कॉन्सेप्ट को, इसीलिए यूज़ करता हूँ मैं, ध्यान दो। जैसे सपोज़ यहाँ से वेव पूल निकली या यहाँ से वेव निकली, ये एज है, ठीक है, और ये स्विमिंग पूल है अपना, जैसे ये अपना स्विमिंग पूल है। ध्यान से समझ लो। इस स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सपोज़ ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ठीक है, ये थर्ड पर्सन, ये फोर्थ पर्सन, ठीक है। ये चार लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं या ले जैसे पिकनिक पे गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से वेव प्रोड्यूस होती है, तो ये वेव यहाँ से कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? प्रोग्रेसिव वेव या सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो यहाँ से एक वेव निकलती है जो पानी को कुछ इस तरीके का मोशन देती है, ठीक है। ध्यान से समझ लो हुआ क्या। एक वेव प्रोड्यूस हुई जो पानी को कुछ ऐसे मूव करा रही है। अब समझो वेव का इक्वेशन मतलब होता क्या है। मैं ये वेव यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। वेव का इक्वेशन मतलब होता क्या है? वेव का इक्वेशन मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं जाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक्सिस वाई वर्सेस एक्स ले लेता हूँ क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेव है, या बोल सकते हो ये वेव का जो पोजीशन है वो टाइम और पोजीशन पे डिपेंडेंट है। इस वेव को 2 तरीके से प्लॉट किया जा सकता है, अभी फ़िलहाल हम उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होते हैं। ज़रा समझो, अगर मुझे वेव का इक्वेशन चाहिए, मतलब मुझे किसी भी रैंडम पार्टिकल P या किसी भी रैंडम पॉइंट P पे जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन चाहिए। वेव अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो समझ लो जैसे ये पार्टिकल P कुछ डिस्टेंस पे है, देखो मारकर गिर गया, चलो कोई बात नहीं, ग्रेविटी तो है ही।
ये पार्टिकल ओरिजिन से कंसिडर कर लो x डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये वेव ऐसे आगे चल रही है मीडियम में कुछ स्पीड v से। हमको मालूम है वेव का वेलोसिटी होता है, क्या होता है वेव का वेलोसिटी, लैम्डा अपॉन टी या फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। याद है लास्ट लेक्चर में वेव वेलोसिटी पे डिटेल में बात किया था। वो सब देख के आओगे ना तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा, वरना ये टॉपिक एकदम सर के ऊपर से निकल जाने वाला टॉपिक है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे कर भी रहे हैं और इतना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन भी किया है। अब देखो ये जो वेव है, वेव का इक्वेशन लिखना मतलब क्या होता है समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैं रैंडम किसी पॉइंट का, ये रैंडम कोई पॉइंट है x, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैं बात करूं तो मतलब क्या होता है, इक्वेशन लिखने का मीनिंग क्या है। देखो वेव इक्वेशन लिखने का मीनिंग ये है, ये एक 2D शेप है ना y वर्सेस x। और कौन से 2D शेप्स तुमको पता है? तुमको पता है एक ये 2D शेप, राइट, सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = 1। जिसको ये नहीं पता है परेशान मत हो, तुमको 11th मैथ्स में है ये, 10th में भी तुमने ये मैथ्स में पढ़ा हुआ है सर्कल का इक्वेशन, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और कौन कौन से फिगर्स तुमको मालूम है, जैसे तुमको एक स्ट्रेट लाइन मालूम होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, राइट। यानी जहाँ भी तुम y वर्सेस x का प्लॉटिंग करते हो तो तुम करना क्या चाहते हो, तुम बेसिकली y और x में रिलेशन निकालना चाहते हो। समझा क्या बोला? तुम बेसिकली y और x में रिलेशन निकालना चाहते हो, या बोल सकते हो y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि y का वैल्यू ये x पे क्या होगा। तो जैसे देखो ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में, ज़रा देखो, ये सारे पार्टिकल्स कैसा मोशन करेंगे, ये सारे पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन करेंगे ना। नहीं समझ रहा है तो ये वेव का एनालॉजी ले लो। ये वेव पूल में जो वेव है वो जब सबके पास जाएगी तो सबको कैसे मूव कराएगी, ऊपर नीचे, राइट। ये सबको ऊपर नीचे मूव कराएगी। तो कोई पार्टिकल का जो मोशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है y, वो पहली बात तो फंक्शन ऑफ x होगा। क्यों फंक्शन ऑफ x होगा? क्योंकि जो वेव पूल के सबसे नज़दीक है वो अलग ऊपर नीचे जा रहा होगा, या बोल सकते हो वो कभी जब जिस टाइम पे ये पहला वाला पर्सन ऊपर है, ज़रूरी थोड़ी ये वाला पर्सन भी ऊपर होगा, नहीं, ये वाला पर्सन कहीं और हो सकता है, ये वाला पर्सन कहीं और हो सकता है, ये वाला पर्सन कहीं और हो सकता है। जैसे देखो, जैसे मैं इस पर 4 पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये पहला पॉइंट है तुम्हारा, पहला पर्सन A, ये दूसरा पर्सन B, ये तीसरा पर्सन C, ये चौथा पर्सन D, और हम रैंडम किसी पर्सन P की बात कर रहे हैं। देखो A जब मेन पोजीशन पे है उस टाइम पे B ऊपर है, C नीचे है, D ऊपर है, समझा, और P यहाँ कहीं बीच में है। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसी रैंडम पॉइंट P का बात करूँ, y ऑफ P, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल x का फंक्शन होगा। x का फंक्शन मतलब क्या होता है, x का फंक्शन मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी रैंडम पॉइंट P का, वो डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल है कहाँ पे, x कितना है उसका। देखो ना, x इतना है उसका, तब जाके इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। इसी का x अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे ले लूँ, ये देखो, ये नया x, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, दिखाई पड़ा क्या? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसी रैंडम पॉइंट P का, वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, वो x पे डिपेंडेंट है, समझा। और x क्या है, x है मीन पोजीशन से डिस्टेंस, मीन पोजीशन से कितना आगे या कितना पीछे है ये पार्टिकल, समझा। ओके, अब दूसरी बात, इसका जो पोजीशन है वो x पे तो डिपेंडेंट है, और साथ में इसका पोजीशन टाइम पे भी डिपेंडेंट है। अब अगर मैं टाइम के फ्रेम में सोचूं, तो जैसे ये वाला पार्टिकल सपोज जैसे a मीन पोजीशन पे है और ये वाला पार्टिकल p यहाँ पे है, तो हमेशा यहीं पे रहेगा क्या? नहीं, हमेशा यहीं पे थोड़ी रहेगा। ये वेव तो मूविंग है ना, और ये पार्टिकल ऊपर नीचे का मोशन करेगा ना, तो ऊपर नीचे के मोशन में यहाँ कैसे रुक सकता है? ये हो सकता है ये ऊपर जा रहा हो या इतने से नीचे आने वाला हो, मतलब ये बेसिकली मूव करेगा। तो इसका जो पोजीशन होगा या इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x नहीं, फंक्शन ऑफ टाइम भी होगा। समझा क्या बोला? तो वेव इक्वेशन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम। मतलब ये जो वेव है ये x के हिसाब से भी चेंज हो रही है और टाइम के हिसाब से भी चेंज हो रही है। यही मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बोला था कि ये वेव डबली पीरियोडिक है। डबली पीरियोडिक मतलब क्या, कि ये वेव x में खुद को रिपीट कर रही है और टाइम में भी खुद को रिपीट कर रही है, यानी स्पेस और टाइम दोनों में खुद को रिपीट करती है। कुछ डिस्टेंस के बाद वेव रिपीट होने लगी, मतलब ये जो मोशन ए कर रहा है, कुछ डिस्टेंस के बाद कोई और पर्सन होगा जो सेम ए जैसा मोशन कर रहा होगा, समझा। और टाइम में पीरियोडिक मतलब क्या, कि जो मोशन ए कर रहा है अभी, कुछ टाइम के बाद फिर से वही मोशन करेगा ये। अरे क्योंकि इसको ऊपर नीचे ही तो जाना है, तो जैसे एक बार ऊपर नीचे गया,
दोबारा क्या करेगा, दोबारा फिर ऊपर नीचे जाएगा। तो टाइम में क्या कर रहा है, ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस में नहीं रिपीट कर रही है वेव खुद को, टाइम में भी रिपीट कर रही है। इसलिए जो वेव का इक्वेशन है वो फंक्शन ऑफ एक्स और टाइम दोनों है। समझ में आ गया? ठीक, बढ़िया। सर्दी है, बोलते बोलते खिंचाव होने लगता है। अब देखो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो कोई जो पार्टिकल होता है, रैंडम पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होता है, उसका एक इक्वेशन होता है। मैं तुमको लिखा के दे देता हूँ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एचएससी बोर्ड वालों को नहीं पता है क्योंकि तुमको अभी तक एसएचएम हुआ नहीं है, बट सीबीएसई वालों को पता होगा। इक्वेशन ऑफ एसएचएम किसी भी पार्टिकल का जो होता है वो होता है ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन होता है। इसमें ए है एम्पलीट्यूड पार्टिकल का, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाएगा। जैसे ये मैंने जनरल किसी एसएचएम का इक्वेशन लिखा है। सपोज जैसे ये वो पार्टिकल है, ये अपने मेन पोजीशन से इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जा रहा है और इधर नेगेटिव एक्सट्रीम तक जा रहा है। तो ये इस तरीके का मोशन कर रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। ये जो मोशन है इसका इक्वेशन मैंने लिखा है। तो इसका इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ए साइन ओमेगा टी इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइनोसॉइडल है, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगा और साइन फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा। तो ये इक्वेशन क्यों काम आने वाला है अपने, ये इक्वेशन इसलिए काम आने वाला है क्योंकि यहाँ पे सारे ही पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। ये एक पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो उसका इक्वेशन है ये, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सारे ही पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं पूरे वेव पे। मतलब बेसिकली ये जो वेव है ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम्स है। समझा क्या बोला? ये जो वेव है ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम्स है। एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। हाँ ठीक है। ये जो वेव है ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट एसएचएम्स है ना, मतलब सारे ही पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। बस क्या अलग होगा, अलग होगा सबका फेज। ये लास्ट टाइम मैंने कैरेक्टरिस्टिक में लिखाया था प्रोग्रेसिव वेव के कि सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये सेम होता है, बट सबका फेज अलग अलग होता है। और फेज क्या है? फेज वो फिजिकल क्वांटिटी है जो स्टेट के बारे में बता दे। जैसे बता दे कि इसका पर्टिकुलर फेज इतना है, मतलब ये यहाँ जाएगा। तो किसी चीज़ का फेज तुमको पता हो ना, तो तुमको पता होता है कि पार्टिकल क्या कर रहा है या कहाँ, इसके बाद का क्या उसका अप्रोच होगा या इसके बाद वो क्या करेगा। ठीक है, तो अपना जो इक्वेशन होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स और टाइम दोनों होगा। या ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी ये एक पार्टिकल का है। ध्यान देना ये एक पार्टिकल का है, क्योंकि एक पार्टिकल का पोजीशन फिक्स रहेगा ना, तो फंक्शन ऑफ पोजीशन कैसे होगा। तो ये एक पार्टिकल का इक्वेशन है जो सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं ए का इक्वेशन बोलूँ, ये वाले पार्टिकल का इक्वेशन बोलता हूँ। जैसे मैं सपोज ये ए है, ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। इसका इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो देखो ना, इसका जो मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सिर्फ टाइम में आगे पीछे जा रहा है। ये यहाँ तो आगे पीछे कहीं जा ही नहीं रहा है ना। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझ लो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स में आगे पीछे थोड़ी जा रहा है, ये तो सिर्फ वाई में ही ऊपर नीचे जा रहा है, बस टाइम में चेंज हो रहा है इसका पोजीशन। तो अलग अलग टाइम पे इसका अलग अलग पोजीशन होता है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट है। वैसे ही इस वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी टाइम पे डिपेंडेंट है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या इसका जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का स्टेट है वो इससे फेज में पीछे होगा। तो अगर मैं ए के साथ कंपैरिजन करूं इस पार्टिकल पी का, तो मुझे बस ये समझना है कि पी का जो मोशन है वो कैसा होगा या पी का जो इक्वेशन है वो कैसा होगा। तो मुझे पी का पूरा जानकारी लेना है, ध्यान से समझो। तो इट्स लाइक दिस कि ये जो पार्टिकल पी है, समझ लो हम इस पार्टिकल को पी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये वाला पार्टिकल पी है। अब ये जो पी है इसको जानना है कि इसके साथ होगा क्या, इसको जानना है कि इसके साथ होगा क्या। अगर मुझे पता चल जाए किसी भी रैंडम पॉइंट, किसी भी रैंडम पार्टिकल या किसी भी रैंडम पर्सन के साथ वेव क्या करेगा, तो वही तो वेव इक्वेशन हो गया ना। मुझे वेव का बिहेवियर किसी रैंडम पॉइंट पे पता चल जाए कि रैंडम पॉइंट पे जाके वेव पार्टिकल को ऐसा मोशन देगा, तो वही तो वेव का इक्वेशन हुआ ना। वेव इक्वेशन मतलब क्या, वेव के बारे में इंफॉर्मेशन। और वेव क्या कर रही है, जब भी वेव मूव कर रही है पार्टिकल्स को एसएचएम करा रही है। यानी अगर मैं
किसी रैंडम पॉइंट P का इक्वेशन निकाल लूँ जो मुझे सब कुछ बता दे कि पॉइंट P का कैसा मोशन होने वाला है, तो वही मेरा वेव इक्वेशन हो जाएगा। समझा? तो ये जो पार्टिकल P है ना, ये भी करेगा तो SHM ही, बस फ़र्क इतना होगा कि ये पार्टिकल A जो SHM कर रहा है उससे फेज़ में पीछे रह के करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर P को जानना है कि उसके साथ क्या होगा जब वेव आएगी, तो P क्या करेगा मालूम है? A को देखेगा कि उसके साथ क्या हुआ कितने टाइम पहले, जितने टाइम में वेव उसके पास पहुंची। वेव स्टार्ट हुई सपोज कर लो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और इसके पास पहुंचती है टाइम t पे, t टाइम में पहुंची। तो ये क्या करेगा मालूम है? ये देखेगा कि t टाइम पहले a के साथ क्या हुआ। अगर p को जानना है कि मेरे साथ क्या होगा जब वेव आएगी, तो p a का मोशन देख लेगा t टाइम पहले, मतलब a के साथ क्या हुआ था उतने टाइम पहले, क्योंकि जो a के साथ हुआ वही तो p के साथ भी होगा, बस थोड़े टाइम के बाद होगा। सबसे पहले ये वेव पूल को एक्सपीरियंस करता है, फिर ये एक्सपीरियंस करता है, फिर ये एक्सपीरियंस करता है, फिर ये एक्सपीरियंस करता है ना। इसको ऐसे समझ लो समझो जैसे तुमने 10th का एग्ज़ाम दिया है ना, और तुमसे छोटे तुम्हारे स्कूल के जूनियर्स बच्चे जो हैं, जैसे जो 9th में है 8th में है, अगर उनको जानना है कि मैं 10th में जब जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे साथ कैसा होगा, या क्या सिचुएशन होगा 10th के बोर्ड एग्जाम का वगैरह वगैरह, तो वो क्या करेंगे मालूम है? वो 1 साल पहले के तुम्हारे सिचुएशन को देखेंगे, वो तुमसे पूछेंगे कि आपके साथ कैसा हुआ था या आपको कैसा प्रेशर फील हुआ था। ये सब कनेक्शन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये पार्टिकल P को जानना है कि उसके साथ क्या होगा, तो ये पार्टिकल A को देखेगा t टाइम पहले वाले या t टाइम पहले जाके। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है। किसी 8th के बच्चे को अगर जानना है कि 10th में उसके साथ कैसा होगा या बोर्ड्स उसके लिए कैसा होगा, तो वो 2 साल पहले वाले बच्चे से पूछेगा कि भाई तुम्हारे साथ कैसा हुआ था या तुम्हारे साथ कैसा सिचुएशन था। तो समझ में आया, यहाँ पे टाइम में पीछे जाके हमको देखना है। यानी पार्टिकल P का जो इक्वेशन होगा वो इसका ही इक्वेशन होगा या इसका ही इक्वेशन होगा, बस t टाइम पहले। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये वेव को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। हमको पता है वेव का स्पीड है v और एक डिस्टेंस है x, तो वेव को x डिस्टेंस कवर करना है v स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा बोलो? हमको मालूम है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी ये जो इक्वेशन होगा ये होगा a साइन ओमेगा, बस टाइम की जगह कितना टाइम आ जाएगा? t माइनस इतना टाइम। समझा क्या? इसके पास t टाइम पे पहुंची है, इसके पास t टाइम से इतने टाइम पहले पहुंच गई है, t माइनस एक्स बाई वी, यानी इस वाले पार्टिकल पे ये वेव x बाई वी टाइम पहले थी, अब इसके पास x बाई वी टाइम बाद आई है। तो ये तुम्हारा देखो इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन देखो फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ x है, यानी अलग अलग x डालते जाओ यहाँ पे और अलग अलग टाइम डालते जाओ तो तुमको डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बस इतना ही था वेव इक्वेशन। देख लो, ध्यान से समझ लो इसको क्या हुआ। यहाँ पे मैंने इस पार्टिकल का इक्वेशन देखा या ये वाले पार्टिकल A का इक्वेशन देखा, और मेरे को मालूम है A का जो इक्वेशन है या A का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा। अलग अलग टाइम पे उसका मोशन चेंज होता रहेगा, वो क्योंकि ऊपर नीचे जा रहा है अलग अलग टाइम में। बस फ़र्क ये है कि किसी रैंडम डिस्टेंस x पे जाके या किसी रैंडम पॉइंट P के लिए जब हम लोग ये सेम चीज़ देखने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट पे जाने में वेव को जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम पहले के मोशन को देख लेते हैं। किसके? A के। तो A का मोशन इतने टाइम पहले क्या रहा होगा, वही इसका मोशन होगा। तो A का मोशन t टाइम पे ये है, तो इतने टाइम पहले क्या होगा? A साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। समझा? तो ये A का मोशन है, ये पॉइंट A का मोशन है इतने टाइम पहले का, और यही इसका मोशन है अभी का। अरे इसका जो सिचुएशन है वो A का इतने टाइम पहले का सिचुएशन था ना। तो ये हमको वेव का इक्वेशन मिल गया है। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू, यहाँ ओमेगा जो होता है, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी, ये सबको पता होगा। ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा a साइन ओमेगा को 2 पाई बाई टी, यानी अंदर में सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 2 पाई टी अपॉन टी, या ओमेगा जैसे अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, लेट्स जस्ट से
ठीक है, मैं अंदर ओमेगा टी मल्टीप्लाई करता हूँ, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। ठीक है, यहाँ मुझे लैम्डा इंट्रोड्यूस करना है किसी तरीके से। देखो कैसे लैम्डा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ध्यान से समझो। हमको मालूम है ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और वेव स्पीड जो है उसको मैं लैम्डा बाई टी लिख सकता हूँ, है ना। ये भी मालूम है, लास्ट लेक्चर में डिटेल में किया है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई बाई टी, और v की जगह आ जाएगा लैम्डा बाई टी। समझा। ये 2 पाई से 2 पाई कट कर रहा हूँ मैं भी। ये टाइम पीरियड से टाइम पीरियड कैंसिल। ठीक है, तो देखो वेव इक्वेशन क्या मिलता है, बस आ गया, यही तुम्हारा वेव इक्वेशन है, डोंट वरी, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है ये। चलो ये डेफिनेशन मैं हटा दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कर रहे हैं। देखो ध्यान से एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को अच्छे से सुनो। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे जाओ और अच्छे से सुनो इसको शांति से, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बोली है यहाँ। ये अगर तुम समझ लोगे तो बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। ये जो 2 पाई बाई लैम्डा है ना, इसको एक नया कांस्टेंट नाम देंगे हम लोग। दिस इज कैपिटल के एक्स, जहाँ पे के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। ये नया कांस्टेंट है, इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, या वेव कांस्टेंट बोलते हैं, या फेज नंबर, सॉरी फेज कांस्टेंट बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसको एंगुलर वेव नंबर लेके चल रहे हैं। और यहाँ ओमेगा तुमको मालूम है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, जिसको नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जिसने जिसने ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी याद किया है एचएससी वालों, कोई परेशानी की बात नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी ही है। बस यहाँ एसएचएम में इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का जो वेलोसिटी वो सर्कुलर मोशन का नहीं है या एंगल मोशन का नहीं, पार्टिकल खाली ऊपर नीचे जा रहा है या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो यहाँ ओमेगा उसी सर्कल से रिलेट होके आता है। जब तुम ऑसिलेशंस पढ़ोगे ना, जब एचएससी में 12th में ऑसिलेशंस पढ़ाऊँगा ना, तो डिटेल में बताऊँगा कि क्यों लीनियर मोशन में ओमेगा आता ही है, लीनियर मोशन में ओमेगा क्यों आता है, ये हमको समझना है, ज़रूरी है। तो ये हम डिटेल में समझेंगे 12th में, अभी का पार्ट नहीं है, तो अभी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अभी बस तुमको ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया वेव इक्वेशन, ये तुमको याद रखना है। अगर ये भी इक्वेशन याद रख सको तो कोई बड़ी बात, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो ज़रा, 2 पाई बाई लैम्डा, हम लोग 2 पाई कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो y इज इक्वल्स टू, ये हटा देता हूँ मैं, ये नोट डाउन कर लेना। देखो तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इसमें से मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई कॉमन लिया है मैंने, ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी ना, तो यहाँ अपॉन टी बचेगा, यानी हो जाएगा टी अपॉन टी माइनस 2 पाई कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, लैम्डा अपॉन में, यानी x बाई लैम्डा। तो ये भी वेव इक्वेशन है। ये जो दोनों बॉक्स किए हुए इक्वेशंस है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज द वेव इक्वेशन रेफरेंस, ध्यान देना ये बात का। तो कोई वेव जो x में, ध्यान से सुन लो, जो x में आगे की तरफ चल रही है, यानी पॉजिटिव x में मूव कर रही है, उसका इक्वेशन होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, जहाँ पे t क्या है, वो टाइम, जितने टाइम के बाद पार्टिकल पे वेव पहुँचेगी। x क्या है, x है पार्टिकल का पोजीशन, यानी ये जो वेव है, ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम और फंक्शन ऑफ x दोनों है, फंक्शन ऑफ टाइम और फंक्शन ऑफ x दोनों है। सो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव
मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करने वाली वेव का इक्वेशन है। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ वेव। बहुत इंपॉर्टेंट था ये इक्वेशन, तुमको खाली बुक में डायरेक्टली लिख के दे दिया होता है, तुमको समझता नहीं है, इसलिए मैंने ट्राई किया है अच्छे से समझाने का, एक एक चीज़ डिटेल में बताया है तुमको कि क्यों इस पार्टिकल का इक्वेशन ऐसा ही होता है। सो इसको ध्यान से समझ लो। और थोड़ी बातें कर लेते हैं हम लोग, जैसे देखो बातें तो बहुत सारी हैं करने को। अब एक बार वेव इक्वेशन मिल गया ना, देखो जिसने नहीं लिखा था पॉज करके नोट डाउन कर लेना। एक बार वेव इक्वेशन मिल गया ना, अब इसका यूज़ है, खाली इसका बहुत सारा यूज़ है। हम लोग को न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलेंगे इस पे करने को। एचएससी बोर्ड वालों को तो नहीं, एचएससी बोर्ड वालों को मैंने कल ही ये चीज़ क्लियरली बता दिया था कि तुमको इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे वो साउंड रिलेटेड आएंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम तुम्हारे साउंड है। ओके, तो परेशान मत होना। तुम बोलोगे सर फिर हमको ये पढ़ा क्यों रहे हो? तुमको ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि 12th में जो चैप्टर्स हैं जहाँ ये वेव इक्वेशन का यूज़ है, वहाँ इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है, वहाँ डायरेक्टली इक्वेशन यूज़ करना चालू किया है। जैसे चैप्टर आएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो वहाँ डायरेक्टली इक्वेशंस को यूज़ करना है। तो इक्वेशंस कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं, इसलिए ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। और तुम्हारे बुक में भी दिया है, साउंड चैप्टर के बुक में ये इक्वेशंस दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया चीज़ पढ़ा रहा हूँ 11th के लिए, नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस में है 11th में। ओके देखो, सो y इज़ इक्वल्स टू a साइन, जैसे ओमेगा टी माइनस के एक्स हमने लिखा, ये पॉजिटिव x में जाने वाले वेव का इक्वेशन है, वैसे ही a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ये भी पॉजिटिव x में जाने का इक्वेशन है। वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बात याद रखना। मतलब जब ये जो साइन के अंदर जो टर्म है ओमेगा टी और के एक्स, इनका साइन जब तक अलग अलग होगा, देखो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, या इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, यानी जब तक इन दोनों में से किसी एक का साइन जब तक इन दोनों का साइन अलग अलग होगा तब तक वेव पॉजिटिव एक्स में चल रही। वेयर एज यही वेव का इक्वेशन अगर ऐसे हो जाए, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या ये हो जाए ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी जब दोनों का साइन सेम हो जाए तो ये होती है वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब जैसे इसके लिए ये वाली वेव का इक्वेशन है ये, और ये या ऐसे समझ लो, ये इस वाली वेव का इक्वेशन है, ठीक है। जो वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस, जो वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस। फिर इनके फॉर्म्स भी तुमको मालूम है चेंज हो सकते हैं, 2π t/t माइनस x/λ, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह। तो ये सब चेंज होके तुमको ये सारे फॉर्म्स मिलते हैं, और ये बहुत डिटेल में याद रखना जो हमने डिटेल में पढ़ा है, क्रस्ट ट्रफ ये सब चीज़ें। अब देखो, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा वेव के परपेंडिकुलर। अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल ऊपर नीचे, ये ट्रांसवर्स वेव का नेचर है। वेयर एज जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, बोलते बोलते सांस फूलने लगती है सर्दी में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जैसे साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे जब मैं बोलता हूँ ना तो क्या होता है मालूम है, ये जैसे ही मैंने मुंह से बोला तो ये क्या करता है मालूम है, एनर्जी कंप्रेस करता है आगे के लेयर्स को, और पीछे की लेयर रिलैक्स हो जाती है। तो फिर ये जो कंप्रेशन है, हमने बोला था ना मीडियम को इलास्टिसिटी होना चाहिए, तो ये मीडियम फिर से रिलैक्स होता है, तो ये जब रिलैक्स होता है तो अपने पीछे वाले को ये कंप्रेस कर देता है। मतलब ये वेव ऐसे ऐसे चलती है, कंप्रेशन रिलैक्सेशन। तो यहाँ जो चीज़ चेंज होती है ना, जैसे हम लोग इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें पोजीशन आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ भी पोजीशन आगे पीछे हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी आगे पीछे होगा। जैसे ये एक मेन पोजीशन हो गया एक किसी लेयर का, तो ये लेयर कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे तो करेगी ही ना। अरे भले ये कंप्रेस हो रही हो रिलैक्स हो रही हो, तो जब कंप्रेस या रिलैक्स हो रही है तभी भी ये लेयर आगे पीछे तो जा रही है ना एक पोजीशन के, तो इसका भी इक्वेशन सेम ही होगा। तो ये जो इक्वेशंस है ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स के लिए है। बस लॉन्गिट्यूडनल में एक और चीज़ आएगा कि जो
मीडियम का प्रेशर है, जैसे मैं प्रेशर का बात करूँ तो जब कंप्रेशन आएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जब रिलैक्सेशन आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये देखो, ये पहले एक बात ध्यान रख लो, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों के लिए इक्वेशन यूज हो जाएगा। फ़र्क इतना है कि लॉन्गिट्यूडिनल में कुछ नए टर्म्स आ सकते हैं या कुछ नया टर्म्स आ जाएगा। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल में जैसे डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे जा रहा है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है एंड सो ऑन। वैसे ही यहाँ प्रेशर भी बढ़ रहा है, जीरो पे जा रहा है, कम हो रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है। तो यहाँ प्रेशर का भी वेरिएशन हो रहा है। वैसे यहाँ डेंसिटी का भी वेरिएशन हो रहा है। डेंसिटी जब ये कंप्रेस होगी तो डेंसिटी बढ़ गया, फिर जब ये रिलैक्स होगी डेंसिटी वापस नॉर्मल पे आ गया, फिर जब ये रिलैक्स होगा ज़्यादा तो ये डेंसिटी कम हो गया, अब डेंसिटी फिर से मीन पोजीशन। यानी यहाँ डेंसिटी एक वैल्यू के अबाउट ऊपर नीचे जाता है, प्रेशर एक वैल्यू के अबाउट ऊपर नीचे जाता है। यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में प्रेशर और डेंसिटी का भी सिंपल हार्मोनिक चेंज होता है। अब जा रहे हैं हम लोग डिटेल में, है ना, परेशान मत हो, बस क्वेश्चंस आ जाएंगे तो अटक जाओगे, इसीलिए तुमको पढ़ाना ज़रूरी है। these equations are applicable for both transverse and longitudinal waves, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। however for longitudinal waves change in pressure and change in density also take place, hence इक्वेशन हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन प्रेशर इज मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये प्रेशर इक्वेशन है वेव का। यहाँ चेंज इन प्रेशर बढ़ेगा मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा मैक्सिमम होगा। ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड है द एम्पलीट्यूड। तो वैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, ये चेंज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड है। वैसे ही चेंज इन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशंस प्रेशर और डेंसिटी के लिए हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस भी तुमको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में यूज़ हो सकते हैं, बट डोंट वरी, हम अपने आगे के पार्ट वाले चैप्टर में यही सब यूज़ करेंगे। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है डिटेल में, तो अच्छे से इनको रखो। ऐसा एचएससी वालों के लिए यूज़लेस चीज़ नहीं है, एचएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है ये, क्योंकि तुम्हारे बुक में नहीं है तो तुमको और ज़्यादा यूज़ का है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे आते हैं। तो 12th में अटक ना जाओ, इसलिए बताना ज़रूरी है। सीबीएसई का क्या है, वो तो बुक से पढ़ लेंगे, तुम क्या करोगे, तुमको तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, फिर तुमको मैं एक दो वेव इक्वेशंस दिखाता हूँ कि वेव इक्वेशंस दिखते कैसे, उनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है, ठीक है। ये नोट डाउन करो पॉज करके। चलो, ये नोट डाउन कर लिया है। अब ये जो वेव इक्वेशन है ना, देखो ये जो वेव इक्वेशन है, इस वेव इक्वेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमको, और फिर उसका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज जैसे मेरे को एक इक्वेशन लिख के मिला, या मैं एक इक्वेशन या एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें एक एक चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। a क्या है? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम 2 पाई बाई टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ये भी लिखते हैं, ध्यान रखना। के क्या है? एंगुलर वेव
नंबर, ठीक है, इसको हम 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं, ठीक है। याद रखो ये सब चीज़ें। और कुछ बचा है? नहीं। टी तो टाइम इंटरवल, ठीक है, और एक्स तुम्हारा पोजीशन, रैंडम पोजीशन पे क्या इक्वेशन है वेव का, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे मेरे को वेव वेलोसिटी निकालना है। तो देखो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेव वेलोसिटी होता है लैम्डा अपॉन टी, करेक्ट। अब ये इक्वेशन में क्लियरली लैम्डा और टी तो दिखाई नहीं पड़ रहे, टी टाइम पीरियड का बात कर रहा हूँ, ये वाला टी नहीं। लैम्डा और टी तो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बट हमको मालूम है ये लैम्डा के से रिलेटेड है। कैसे? हमको मालूम है के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, यानी लैम्डा क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई के। यानी अगर मैं लैम्डा को सब्सटीट्यूट करूँ 2 पाई बाई के, वैसे ही टी को सब्सटीट्यूट करूँ 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये सब्सटीट्यूशन के बाद देखो क्या मिल रहा है, 2 पाई से 2 पाई कट, ओमेगा ऊपर के नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओमेगा बाई के करोगे तो वेव वेलोसिटी आ जाएगी। बस एक वेव इक्वेशन तुमको मिल जाए, उसमें कोई भी ओमेगा हो कोई भी के हो, तुम खाली ओमेगा अपॉन के कर लो तो वेव का वेलोसिटी तुमको मिल जाएगा। जैसे एक इक्वेशन हम लोग देखते हैं, फिर उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ लो ना, अच्छे से मतलब बेसिक चीज़ें तो पढ़ लो, जो क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे नहीं है कि खाली इक्वेशन देख लिया भाग गए, नहीं, देख लो। जैसे तुमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर, ठीक है, यूनिट साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ, 5 मिलीमीटर साइन 60 सेकेंड इनवर्स t माइनस, जैसे हम लोग 1 ले लेते हैं, 1x, और 1 का वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इंटू x। ये वेव इक्वेशन है। इसको ध्यान से समझो। यहाँ ये क्या लिखा है, ये इसका यूनिट है, एम्पलीट्यूड का यूनिट, एम्पलीट्यूड इतने में है। ये पर सेकेंड यानी 1 अपॉन टी का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, या बोल सकते हो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है तुमको, ठीक है। ये ओमेगा है, इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है नहीं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिख रहा है फॉर्म, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी के तुम्हारा क्या है? 1 है। 1 किस में है? पर सेंटीमीटर में है। देखो ना, 2 पाई बाय लैम्डा, ये 2 पाई बाय टी। तो तुमको यहाँ से क्लियरली डिकोड करके क्या क्या निकालना है। जैसे सपोज तुमको पूछा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो? एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्लियरली 5 मिलीमीटर, या अगर तुमको एसआई में पूछा है तो 5 × 10⁻³ मीटर। दूसरा चीज़, जैसे तुमको पूछ दिया फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना, बोलो, ओमेगा अपॉन 2 पाई ना। अरे ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा यहाँ से क्या आ रहा है? ओमेगा यहाँ से 60 है, सो 60 अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व कर लेना, तुमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आता है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, 60 अपॉन 2 पाई का वैल्यू 6.28। ये तुमको क्या दे देगा? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे देगा, ठीक है। और क्या? जैसे तुमको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बोलो? टाइम पीरियड ध्यान से देखो, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम पीरियड यहाँ से रिलेट कर लो। टाइम पीरियड हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा करोगे तो 2 पाई अपॉन 60, यानी इसी का उल्टा। और तुमको तो मालूम ही है फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना, या टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो आएगा उसी का उल्टा ये आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड मिल गया तुमको। और क्या? जैसे तुमको वेव वेलोसिटी पूछते या वेव नंबर पूछे के, तो के तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है 1 पर सेकेंड। तुमको सपोज जैसे यहाँ से लैम्डा पूछा, लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा होता है 2 पाई बाई के ना, दिखाई पड़ रहा है, लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई के, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन के, यानी लैम्डा का वैल्यू आ गया 2 पाई, यानी 6.28। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो लैम्डा सेंटीमीटर में मिल गया तुमको, समझा? लास्ट में वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी होती है के बाई ओमेगा बाई के, हमने अभी निकाला ना, तो ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है? 60, के कितना है? 1। 60 पर सेकेंड में है और ये पर सेंटीमीटर में, यानी ये ऊपर जाएगा, तुमको मिलेगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई तुम्हारी वेव वेलोसिटी। देखो ओमेगा इक्वल टू लिख दिया,
वेव वेलोसिटी। तो ऐसे तुमको कोई भी रैंडम इक्वेशन दे के कुछ भी कैलकुलेट करने को बोल सकता है या कुछ भी फाइंड आउट करने को बोल सकता है। तो अगर तुमको इक्वेशंस का फॉर्मेट मालूम है तब तुम ये चीज़ सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये जो इक्वेशन था ये a sin ओमेगा t माइनस के एक्स के फॉर्म में था, तो मैंने कंपैरिजन करके ये सब चीज़ें निकाली हैं। तुमको कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन ही नहीं पता होगा तो क्या करोगे, अटक जाओगे। तो वो अटकने के भरोसे मत रहो, ध्यान से इक्वेशंस को पढ़ो। मैंने 4-5 इक्वेशंस लिख के दिए, 4 इक्वेशंस लिख के दिए हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए है। दूसरा चीज़, अच्छा यही जैसे तुमको पूछ लेता कि वेव का डायरेक्शन कैसा है बताओ, तो कैसे बताओगे, बोलो। वेव का डायरेक्शन कैसा है, देखो दोनों का साइन अलग अलग है ना। तो वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझा। तो जो भी पूछा है वो सब तुम बता सकते हो, बस वेव इक्वेशन को देख के अच्छे से समझ के। तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा वेव इक्वेशन के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो सब कुछ समझ में आया तो मुझे बताओ कमेंट्स में। कुछ डाउट रह गया तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं उसको और सिंपल तरीके से बताऊंगा। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।